भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये आम आदमी की सुरक्षा के लिए नए नए कदम उठाते रहते हैं और नए नए नियम बनाते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे आपके जैसे ठेठ देसी आदमी जो अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में निंजा टेक्निक लगाते हैं, जिसे हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, उससे प्रेरणा लेके सरकार एक अच्छा नियम बना देती है। जैसे हम उदाहरण के लिए आपको बताएं कि हम लोग क्या करते हैं अपने आम जीवन में कि अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अपने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, ऐसे जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी बढ़िया से कलर फोटोकॉपी कराते हैं, उसको लेमिनेट कराते हैं और अपने पर्स में रख लेते हैं। डेली लाइफ में हम इसकी फ़ोटोकॉपी यूज करते हैं ताकि चोरी हो, गुमे, कटे, फटे तो ये फ़ोटोकॉपी ख़राब हो। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हम क्या करते हैं, अलमारी के लॉकर में सुरक्षित रख देते हैं। हमारी इसी निंजा टेक्निक से प्रेरणा लेके भारत सरकार ने डिजिटल लॉकर बना दिया था, जिसे डिजी लॉकर भी कहते हैं। खैर, उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। नॉन बैंकिंग डॉक्यूमेंट जैसे अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, इनके लिए तो भारत सरकार ने डिजिटल लॉकर बना दिया था, लेकिन हमारे बैंकिंग डॉक्यूमेंट जैसे हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके लिए अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए डिजिटल लॉकर जैसा एक कॉन्सेप्ट लाया है, जिसे कहते हैं कार्ड फाइल ऑन टोकनाइजेशन। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये कार्ड फाइल ऑन टोकनाइजेशन क्या है और इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और आप देख रहे हैं आम आदमी की पैसों वाली बात। कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन, जिसे आगे से हम सिर्फ कार्ड टोकनाइजेशन कहेंगे, इसको डिटेल में समझने से पहले आइए समझ लेते हैं कि इस खेल में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। इस खेल के पहले खिलाड़ी हैं आप, यानी कि कार्ड होल्डर जिसका डेबिट या क्रेडिट कार्ड है। इस खेल का दूसरा खिलाड़ी है आपका बैंक, जिसमें आपका अकाउंट खुला हुआ है। ये बैंक SBI, HDFC, ICICI कोई भी बैंक हो सकता है जिसमें आपका अकाउंट खुला हुआ है और इस अकाउंट के बिहाफ में आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड इशू किया गया है। इस खेल का तीसरा खिलाड़ी है कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर। ये बैंक के साथ ही मिला हुआ खिलाड़ी है। हो सकता है आप में से कई लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे हों। हम आपको बता दें कि जब भी आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड देखते हैं तो उसमें कहीं पर मास्टर लिखा होता है, कहीं पर वीज़ा लिखा होता है, कहीं पर रुपए लिखा होता है। यही कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर है। इनका नाम ही कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर है। इनका काम क्या होता है कि ये आपके लिए बैंक के बिहाफ पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, फिर बैंकों को देते हैं। बैंक वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड आपके अकाउंट से लिंक करके आपको प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से इसमें दो पार्टी हुई, पहली आप जिसका कार्ड है, जिसका अकाउंट है, और दूसरी पार्टी हुई बैंक और कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर दोनों। ये दो पार्टियों के बीच आपके अकाउंट से संबंधित सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका खुद का अकाउंट है, आपके पास तो इन्फॉर्मेशन होगी ही। बैंक में आपने अकाउंट खिलवाया, उनके पास भी इन्फॉर्मेशन होगी। पर बैंक चूंकि डेबिट और क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर को देता है, तो ये इन्फॉर्मेशन कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर के पास भी होती है, ठीक है। अब समस्या कहाँ से शुरू होती है कि मान लीजिए आप क्या करते हैं, कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं या कोई सर्विस लेते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स सर्विस से कोई आपने प्रोडक्ट लिया, या ओयो में रूम बुक किया, या स्विगी या जोमेटो से कोई फूड डिलीवरी का ऑर्डर किया। इस ऑर्डर के लिए जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो तब एंट्री होती है थर्ड पार्टी की, जिसे हम कहेंगे मर्चेंट। ये मर्चेंट क्या है, स्विगी या जोमेटो जैसी फूड डिलीवरी साइट, या ओयो जैसे होटल की साइट, या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, IRCTC, ऐसी सारी साइट जहां पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप इस थर्ड पार्टी, जिसे हम मर्चेंट कहते हैं, इन्हें ऑनलाइन पेमेंट करने जाते हैं तो आपको अपने कार्ड की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इनके साथ शेयर करनी होती है। वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है, आपके कार्ड के 16 अंक, ठीक है, जो ये 16 अंक लिखे होते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर देना होता है। दूसरा, आपके कार्ड की एक्सपायरी कब हो रही है। तीसरा, आपके कार्ड में आपका नाम क्या लिखा हुआ है, कार्ड होल्डर का फुल नेम। और चौथा, CVC। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मर्चेंट, जो कि एक थर्ड पार्टी है, उसके साथ शेयर करनी होती है।
और फिर उसके बाद शेयरिंग के बाद जब आप पेमेंट में जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप वन टाइम ये डाटा फीड करें, पेमेंट करें और आगे बढ़ जाएं, आपका डाटा मर्चेंट के डाटाबेस पे सेव नहीं होगा। लेकिन आमतौर पे हम क्या करते हैं कि ऐसी साइटों से फ्रिक्वेंटली शॉपिंग करते हैं, ठीक है। अमेजॉन पे भी हम अपना डाटा सेव करके रखते हैं, फ्लिपकार्ट पे, स्विगी पे, जोमेटो पे, ओयो पे, ये तो मैं नाम ले रहा हूँ, ऐसे कई सारे ऐप पे हम क्या करते हैं, अपने समय और अपनी आलस के कारण अपने सारे कार्ड के डाटा जो है यहाँ पर सेव कर देते हैं और उसके बाद पेमेंट करते हैं। अगर धोखे से इन मर्चेंट की, जो कि थर्ड पार्टी है, इनकी साइट अगर हैक होती है तो आपका सारा का सारा डाटा हैकर के पास चला जाएगा। तो आपके इसी डाटा को सुरक्षित करने के लिए अब बैंकों ने क्या किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि आपके कार्ड का ओरिजिनल डाटा सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका कार्ड एक टोकन के फॉर्म में सेव होगा और सुरक्षित रहेगा, इनक्रिप्टेड रहेगा। कैसे रहेगा आइए डिटेल में समझाते हैं। तो अब अगर आपको अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसी थर्ड पार्टी मर्चेंट को ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आपको अपने कार्ड की संवेदनशील जानकारी मर्चेंट को देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस सिस्टम में क्या होगा कि आपका कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर, जिसके पास आपकी संवेदनशील जानकारी, जैसे आपके कार्ड के 16 अंक, आपके कार्ड का एक्सपायरी डेट, आपके कार्ड पे लिखा हुआ आपका नाम, CVC कोड, ये सारी जानकारी आपके कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर के पास आपके बैंक के माध्यम से पहले ही उपलब्ध है। वो क्या करेगा, इन सारी जानकारी के माध्यम से एक यूनिक डिजिटल कोड जनरेट करेगा, जिसे हम आम भाषा में टोकन कहेंगे। ये टोकन क्या होगा, इनक्रिप्टेड होगा। अब जो आपका थर्ड पार्टी मर्चेंट है, आपके बैंक को ये टोकन दिखा के अपनी पेमेंट बड़ी आसानी से ले सकता है। तो अब आप कहेंगे कि हैकर अगर इस टोकन को हैक कर लेते हैं और इस टोकन के बैक हैंड से आपकी कार्ड की डिटेल निकाल लेते हैं तो ये इतना आसान नहीं है। कैसे, अभी हम आपको समझाते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग कई सारे कार्ड यूज करते हैं, अलग अलग बैंकों के कार्ड यूज करते हों, अलग अलग तरह के कार्ड यूज करते हों। इन कार्डों के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जहां पे डिटेल में हमने बताया कि इंटरनेशनल कार्ड क्या है, नेशनल कार्ड क्या है, वीज़ा क्या है, मास्टर क्या है। हो सकता है आप लोग अलग अलग तरह के कार्ड यूज करते हों, पर हम यहाँ पर बात करेंगे एक सिंगल कार्ड की। तो सपोज करिए आप एक सिंगल कार्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं कि इस कार्ड से आपके अलग अलग डिवाइस पे अलग अलग तरीके से पेमेंट करते हैं। जैसे कुछ पेमेंट आप अपने मोबाइल से करते हैं, ठीक है। ओला वगैरह जैसे पेमेंट हुए कि ठीक है जल्दी में कहीं जाना हुआ, ओला को पेमेंट करना है, तो आप अपने मोबाइल से ही ओला का ऐप खोलेंगे और वहाँ पे कार्ड से पेमेंट करेंगे। कुछ पेमेंट आप अपने डेस्कटॉप से करते हैं, कुछ पेमेंट आप अपने टैबलेट से कर सकते हैं, कुछ अपने आजकल स्मार्ट वॉच से भी करते हैं। तो ऐसे आप अलग अलग डिवाइस से अलग अलग पेमेंट करते हैं, पर कार्ड आपका एक ही होता है। तो इस कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम में क्या होगा कि आपके इस अकेले कार्ड का अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग टोकन जनरेट होगा। कार्ड आपका है, डिवाइस भी आपके हैं, पर टोकन अलग अलग जनरेट होगा। और जो टोकन सपोज मोबाइल के लिए जनरेट होगा, उस टोकन को आप डेस्कटॉप में यूज नहीं कर सकते। जो टोकन डेस्कटॉप के लिए जनरेट होगा उसे आप अपने टैबलेट या लैपटॉप में यूज नहीं कर सकते। इस तरीके से जो टोकन जिस डिवाइस के लिए जनरेट होगा सिर्फ उसी डिवाइस पे यूज होगा। अब सपोज करिए हैकर, ठीक है, स्मार्ट है, टैलेंटेड है, आपका उन्होंने क्या किया, टोकन हैक कर लिया, ठीक है। बट वो आपका डिवाइस कहाँ से ला सकते हैं? डिवाइस तो फिजिकल फॉर्मेट में आपके पास सुरक्षित ही रहेगा, आपका मोबाइल तो आपके पास ही रहेगा। तो इस तरीके से ये जो टोकनाइजेशन प्रोसेस है ये बहुत ही साउंड प्रूफ प्रोसेस है। अब इसको दूसरे तरीके से और समझते हैं कि आपका कार्ड एक है, ठीक है, पर आप क्या करते हैं, अलग अलग थर्ड पार्टी में मर्चेंट पे अलग अलग शॉपिंग करते हैं। जैसे आप कुछ सामान फ्लिपकार्ट से भी लेते हैं, कुछ अमेजॉन से लेते हैं, कभी ओयो जाते हैं, कभी स्विगी, कभी जोमेटो, ठीक है। अलग अलग मर्चेंट में आप एक अकेले कार्ड से अलग अलग टाइम पे पेमेंट करते हैं। पर इस सिस्टम में क्या होगा कि आपका कार्ड एक ही रहेगा, पर अलग अलग मर्चेंट के लिए अलग अलग टोकन नंबर जनरेट होंगे। और जो टोकन नंबर आपका फ्लिपकार्ट के लिए जनरेट होगा वो अमेजॉन पे यूज़ नहीं होगा, जो अमेजॉन पे जनरेट होगा वो ओला पे यूज़ नहीं होगा।
इस तरीके से क्या होगा कि खुदा ना खास्ता अगर किसी भी एक मर्चेंट की साइट हैक होती है तो आपके डाटा दूसरे मर्चेंट की साइट पे सुरक्षित रहेंगे। इसमें तीसरा और क्या बात है कि हम में और आप में कई लोग ऐसे होते हैं जो समय बचाने के लिए वॉलेट का यूज करते हैं। वॉलेट क्या होता है? एक तरीके का डिजिटल पर्स होता है जिसमें हम पहले से ही कुछ फंड अपने अकाउंट से डालकर रखे रहते हैं। जैसे पेटीएम वॉलेट हुआ, आपका अमेजन पे बैलेंस हुआ, व्हाट्सएप का बैलेंस हुआ, इस तरीके से वॉलेट में कुछ फंड हम पहले से रखते हैं। तो आपके इस कार्ड से जब आप वॉलेट को टॉपअप करेंगे तो पेटीएम का वॉलेट टॉपअप करने के लिए आपको एक अलग कोड जनरेट होगा, अलग टोकन जनरेट होगा। आपका अमेजन पे बैलेंस में टॉपअप करने के लिए एक अलग टोकन, एक अलग कोड जनरेट होगा। इस तरीके से अलग अलग वॉलेट के लिए अलग अलग कोड जनरेट होंगे और इतने सारे कोडों को डिकोड करके और आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन लेना लगभग असंभव होगा। इस तरीके से आपका कार्ड पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। अब आप लोगों के शांत मन में कई जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही होंगी। जैसे पहली जिज्ञासा तो यही होगी कि हम अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को टोकन में कैसे बदलें? क्या इसके लिए हमें अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेकर बैंक में जाना होगा? तो जवाब है नहीं। आपको अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को टोकन में बदलने के लिए क्या करना होगा कि जब भी आप किसी थर्ड पार्टी मर्चेंट की साइट पे ऑनलाइन पेमेंट करने जाएंगे तो ये थर्ड पार्टी मर्चेंट क्या करेगा कि आपके लिए टोकन का रिक्वेस्ट करेगा। इसे कहेंगे टोकन रिक्वेस्टर या टोकन अनुरोधकर्ता। हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था कि टोकन बनाएगा कौन? कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, मास्ट्रो, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये आपके लिए टोकन बनाएंगे। तो जो ये थर्ड पार्टी मर्चेंट की साइट होगी ये कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट करेगी कि भैया हमारे कस्टमर के लिए आप एक टोकन बनाइए। कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर आपसे ओटीपी के थ्रू पूछेगा कि क्या आप इस मर्चेंट की साइट में एक टोकन बनाना चाहते हैं। आप ओटीपी देकर कहेंगे हाँ। उसके बाद कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर उस मर्चेंट की साइट के लिए, उस डिवाइस के लिए आपके लिए एक टोकन बना के देगा। ठीक। दूसरा प्रश्न ये आता है कि क्या हमने टोकन एक बार एक मर्चेंट की साइट पे बना लिया तो क्या हम इसको फिर से टोकन को कैंसिल कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। आप टोकन को डी टोकन भी कर सकते हैं और कभी भी किसी भी स्टेप में टोकन रिक्वेस्ट को कैंसिल करके नॉर्मल स्टेज पे आ सकते हैं। एक इसमें और प्रश्न आता है, क्या इस सेवा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को कोई शुल्क चुकाने होंगे? तो ये प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। आपको टोकन बनाने के लिए किसी को भी, या कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर या मर्चेंट या बैंक, किसी को कोई शुल्क नहीं देना। इसमें एक प्रश्न ये आता है कि क्या ग्राहक के लिए कार्ड का टोकन बनवाना अनिवार्य है? तो इसका जवाब है नहीं। ये कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का टोकन बनवाएं। ठीक है, पर अगर आप टोकन नहीं बनवाते तो दो बातें होंगी। या तो आपको हर टाइम पेमेंट करते समय अपने कार्ड के 16 अंक, ठीक है, आपका एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर का नाम, ये सारी डिटेल बार बार भरनी पड़ेगी। या तो अपने कार्ड डिटेल को मर्चेंट की साइट में सेव करने का रिस्क उठाना होगा। तो इन दोनों बातों को अवॉइड करने के लिए हमारी सलाह है कि आप अपने कार्ड का टोकन जरूर बनवाएं। फिर इसमें एक प्रश्न निकल के आता है कि क्या ग्राहक टोकन युक्त कार्ड से लेन देन की सीमा निर्धारित कर सकता है? तो हाँ, आप अपने टोकन में डेली लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि सिर्फ इतना ही ट्रांजैक्शन डेली हो, और आप मंथली लिमिट भी सेट कर सकते हैं। पर ट्रांजैक्शन की लिमिट भी अपने टोकन से आप सेट कर सकते हैं। फिर एक इसमें प्रश्न आता है, क्या ग्राहक अधिकतम कितने कार्डों के टोकन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है? तो जैसा कि हमने बताया था कि कई सारे लोग होते हैं जो कई तरह के कार्ड यूज करते हैं। तो आपके पास जितने तरह के कार्ड हैं उन सारे कार्डों के लिए आप टोकन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न आता है कि यदि आपने कई सारे कार्डों के लिए टोकन रिक्वेस्ट कर दिया है तो क्या एक साइट पे आप अलग अलग समय पे अलग अलग टोकन यूज कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। फिर एक प्रश्न इस पे ये आता है कि अगर टोकन के कार्ड के साथ किसी भी समस्या के मामले में ग्राहक किससे संपर्क करेगा? टोकनाइजेशन की प्रोसेस में या टोकन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको अपनी बैंक से संपर्क करना है, वो आपकी समस्या का समाधान करेगी। तो ये था टोकन के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। हम इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे। आप कब तक शर्माते रहेंगे? कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।